केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हैदराबाद में हितधारकों के साथ मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वित्तीय व्यवस्था को नियमित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए टीडीएस ही एक रास्ता है। उन्होंने कहा है कि उद्योग को टीडीएस से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बजट में आम और कमजोर वर्गों पर फोकस किया गया है। And through my comments to someone who's been in the field of the MSME for a long time here in this region, I would appeal to all of you. When you're talking about tax, particularly when you're talking about TDS, you're all in the field for a very long time. I appeal to all of you all to explain the motive as to why we have a TDS and TCS objectives. They are not new tax. And people like you, ma'am, who are so experienced in the ground and working together with organizations, where this government is doing absolutely a lot of exercise, maybe many more is required to promote industry. We are also wanting to formalize the economy. Transactions happen, we don't know where the money goes. With the TDS, what we try to send as a message is at least we'll know who's the giver, who's the taker. And both giver and taker, wherever necessary, you're going to pay the tax. And at that time, you're going to reconcile this. So people who have an area of influence, like yourself, Mrs. Ramadevi, I would request you to speak for methods and measures which are being taken up by the government to formalize the economy. And if you start appealing saying, TDS ma'am, this country will never get formalized ma'am. आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय डेटा दूतावास और दूतावासों की स्थापना जैसे मुद्दों का जिक्र था। केटीआर ने केंद्र सरकार द्वारा गुजरात में उनकी स्थापना को प्राथमिकता देने पर नाराजगी व्यक्त की। पत्र में केटीआर ने कहा है कि गुजरात में गिफ्ट सिटी में दूतावास स्थापित करने के प्रस्ताव सही नहीं है। केटीआर ने समझाया है कि अगर सब कुछ एक जगह व्यवस्थित हो जाए तो कई नुकसान होंगे। उन्होंने कहा है कि गुजरात उन राज्यों में है जहां भूकंप ज्यादा आते हैं और ऐसे इलाकों में डाटा एमबीसी कार्यालय स्थापित करने से नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद देश में कम भूकंप वाले क्षेत्रों में से एक है और यह क्षेत्र डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान है। चूंकि गुजरात दूसरे देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह डेटा केंद्रों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और दूतावास केंद्रों के लिए स्थान का चयन करते समय ग्राहकों की सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यटन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लोगों और टीजर का अनावरण केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी ने किया। किशन रेड्डी ने दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित टूरिज्म इन मिशन रोड प्रोग्राम में हिस्सा लिया। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है। विजन है विकास भी और विरासत भी। इसका परिणाम है भारत में लगातार टूरिज्म डेस्टिनेशन को सबसे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास देते हैं। जो भी इवेंट्स हो, जो भी मीटिंग्स हो, जो भी टूर में गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी टूरिज्म के बारे में, कल्चर के बारे में जरूर बात करते हैं। कोरोना के बाद भी हमारे को साफ दिखते हैं। आज भारत दुनिया में अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स विश्व स्तर पर एयर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस में भारत का रैंक अभी
20 तक हो गई हैं। कल्चरल रिसोर्सेस में भारत का रैंक 12 पे आया है। नेचुरल रिसोर्सेस में भारत का रैंक अभी 6 तक पहुंचे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। 2014 फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स 76 लाख थे, मगर 2019 में 1 करोड़ 9 लाख को फॉरेन टूरिस्ट का संख्या बढ़ गए। मगर कोरोना का इफेक्ट हुआ है। इसके कारण लास्ट ईयर 2022 में 61 लाख फॉरेन टूरिस्ट का भारत आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है 2023 भारत में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट का आने का अनुमान है। सरकारी सचेतक गुव्वाला बाल राजू ने मंत्री श्रीनिवास गौड़ के व्यवहार पर नाराजगी जताई। खिलाड़ियों को घर के भूखंडों के वितरण के लिए उसे नहीं बुलाने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है। सरकारी सचेतक गुव्वाला बाल राजू ने मंत्री श्रीनिवास गौड़ के व्यवहार पर नाराजगी जताई। खिलाड़ियों को घर के भूखंडों के वितरण के लिए उसे नहीं बुलाने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य के दौरे की सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के नाटक के रूप में आलोचना की। उन पर एक दूसरे की चापलूसी करने का आरोप लगाया गया है। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा है कि केसीआर नदियों में नहीं चल पा रहे हैं। भगवंत मान उन्होंने कहा है कि आप सरकार ने दिल्ली में शराब से दूर रहने वाले लोगों को शराब उपलब्ध कराई है। लक्ष्मण ने भगवंत मान पर व्यंग करते हुए कहा है कि केसीआर ने नदियों को चलना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा है कि आप सरकार ने दिल्ली में शराब से दूर रहने वाले लोगों को शराब उपलब्ध कराई है। उन्होंने सवाल किया है कि तेलंगाना में मंदिरों को दिए गए पैसों का श्रद्धालु क्या कर रहे हैं। उन्होंने यह बताने की मांग की है कि मंदिरों को भक्तों से कितनी आय होती है। लक्ष्मण ने पूछा है कि आपके नैसर्गिक मित्रों ने हिंदुओं का अपमान किया तो मजलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। कीसरा गुट्टा महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव शुरू हो गया है। महागणपति पूजा के साथ ब्रह्मोत्सव का अंकुरार्पण किया गया है। मंत्री मल्लारेड्डी ने स्वामी के दर्शन किए और विशेष पूजा की। आज से 5 दिन तक ब्रह्मोत्सव मनाया जाएगा। जिला अधिकारी अमय कुमार ने आदेश पर जिला प्रशासन ने ब्रह्मोत्सव को लेकर सभी तैयारियां कर ली है। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि कीसरा गुट्टा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने इस बार करोड़ों रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर को धन्यवाद दिया। इसी तरह मल्लारेड्डी ने कहा है कि यादगिरी गुट्टा की तरह ही कीसरा ने भी फोन पे के जरिए उपहारों को हुंडी में डालने का तरीका पेश किया। उन्होंने कहा है कि दर्शन के लिए कोई विशेष पास नहीं है, लेकिन कुछ के लिए जिला प्रशासन ने पास जारी किए हैं ताकि वीआईपी पास से 4 लोग दर्शन के लिए जा सके। कुछ को इस पर आपत्ति है। विधायक माधवराम कृष्णराव ने कुक्कड़पल्ली पोचम्मा की मातृ मूर्ति के पुनः अभिषेक में भाग लिया। उसके बाद देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। विधायक के साथ एमएलसी नवीन कुमार, नगर सेवक जुपल्ली सत्यनारायण और रोज रंगाराव ने भी शिरकत की। कुक्कड़पल्ली में वेलेसिना पोचम्मा माता मंदिर का एक समृद्ध इतिहास रहा है। उस मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर प्राचीनतम पोचम्मा माता मंदिर का पुनः अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जिला अध्यक्ष गौतम राव ने कहा है कि आमेर पाटे विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। किशन रेड्डी के शासनकाल में ही हुआ था। नुक्कड़ सभाओं में लोगों की प्रतिक्रिया देखने के बाद बीआरएस पार्टी नाराज हो गई और उन्होंने मंत्री तलसानी पर भाजपा और किशन रेड्डी पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मंत्री तलसानी और अंबरपेट के विधायक कालेरू वेंकटेश ने किशन रेड्डी के शासन के दौरान विकास को आज की बीआरएस सरकार के तहत विकास पर सार्वजनिक बहस में आने की चुनौती दी है।
अमीरपेट विधानसभा क्षेत्र में किशन रेड्डी की पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि लोग गुस्से में है कि उन्हें पानी, पेंशन और नया राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। उन्होंने शिकायत की है कि डबल बेडरूम कागजों तक ही सीमित थे। उन्होंने कहा है कि किशन रेड्डी हमेशा जनता की नजरों में रहने वाले व्यक्ति है। अमरपेट विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह उनके शासनकाल में ही हुआ है। बोलाराम नगर पालिका की वेंकट रेड्डी नगर कॉलोनी में इसी माह की 9 तारीख को ईश्वरम्मा नाम की वृद्धा के पुत्र सोमेश्वर राव की बीमारी से मौत हो गई थी। मामले की जानकारी होने पर भाजपा नेता केजीआर आनंद कृष्ण रेड्डी ने परिजनों से मुलाकात की। ईश्वरम्मा ने परिवार को सांत्वना दी और 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। फिर यह जानकर कि ईश्वरम्मा और उनकी बेटी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है, उन्होंने और 5,000 खर्च करके उन्हें आवश्यक वस्तुएं दी। बाद में आनंद कृष्ण रेड्डी ने ईश्वरम्मा को सांत्वना दी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया है कि जब तक उसे पेंशन नहीं मिल जाती तब तक उसे हर महीने जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। दुल्लापल्ली वन अकादमी में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य वन अधिकारी आरएम ने कहा है कि वन कर्मचारियों और अधिकारियों को शारीरिक फिटनेस और मानसिक विश्राम की जरूरत है। डोबरियाल ने कहा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने 2 दिनों तक सभी खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। दुल्लापल्ली वन अकादमी में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य वन अधिकारी आरएम ने कहा है कि वन कर्मचारियों और अधिकारियों को शारीरिक फिटनेस और मानसिक विश्राम की जरूरत है। डोबरियाल ने कहा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने 2 दिनों तक सभी खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हर्निया के ऑपरेशन के लिए आए एक व्यक्ति की कामिनेनी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान एलबी नगर निवासी बंडलागुड़ा निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। मृतक के परिवार वालों ने रविंद्र कुमार की शिनाख्त की। उन्होंने बताया है कि रविंद्र कुमार हर्निया से पीड़ित था। उन्होंने बताया है कि आज से 13 दिन पहले वह इलाज के लिए कामिनेनी अस्पताल आया। चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती होने को कहा, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो गया। आज चिकित्सकों ने बताया है कि उसकी मौत हो चुकी है। परिवार वालों का आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जाने के कारण ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल के पास धरना दिया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर समझा बुझाकर घर वालों को वापस भेजा। परिवार वालों का मानना था कि एनेस्थीसिया की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही उसकी मौत हो गई है। हैदराबाद के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों से सिरहन पैदा हो रही है। यदि आप उन्हें अकेले देखते हैं तो वे समूह में घूमते हैं। वे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और वयस्कों, खासकर बच्चों पर हमला कर रहे हैं। मेडचल जिले के कोमपल्ली नगर पालिका में इनकी समस्या चरम पर पहुंच गई है। 1 साल के भीतर करीब 50 घटनाएं हुई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बड़ों को अपने काम पर जाना पड़ता है और बच्चों को कुत्तों के साथ स्कूल जाना पड़ता है। हैदराबाद के लोग कुत्तों के खौफ से परेशान है। उन्हें डर है कि कहीं बाहर निकलने पर कोई कुत्ता उन्हें काट ना ले। कोमपल्ली नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियों में छोटे या बड़े कुत्ते हमला कर रहे हैं। साल के दौरान कुत्तों के हमलों की 50 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। पिछले साल 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रणीत रेड्डी रात के समय ट्यूशन से साइकिल से घर आ रहे थे, तभी कुत्तों ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। इसीलिए डॉक्टरों को उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। पिछले महीने सानवी नाम की लड़की पर भी इसी तरह का हमला हुआ था। श्रीकाकुलम के एक प्रवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली 5 साल की तनुश्री दुकान पर गई थी। लौटते समय करीब 5 कुत्तों के हमले पर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने कहा है कि हाथ की नसें डैमेज हो गई है और इन्फेक्शन हो गया है। 1 साल के भीतर ऐसी करीब 50 घटनाएं हो जाए तो स्थिति समझी जा सकती है। माता पिता भी कुत्तों को लेकर चिंतित है। कई ने अपने बच्चों का दूध भी छुड़ा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि दोपहिया वाहन पर ले जाए तो फिर गिर जाते हैं, कारों में बिठाकर छोड़ देते हैं। हालत यह है कि अगर वह स्कूल वैन में बच्चों को लेने जाते हैं तो उनके हाथ में लाठी जरूर होंगी। कुत्तों ने डर से रविवार को भी बच्चों को खुले में खेलने का मौका नहीं दिया। कुछ लोग उन्हें पास के एक पार्क में ले जाते हैं और चारों ओर
पहरा देते हुए उनके साथ खेलते हैं। आवारा कुत्तों के डर से वे पार्क तक पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं, वे कारों से पार्क पहुंच रहे हैं। माता पिता का कहना है कि कुत्तों का मौजूदा डर उनके मन में बचपन से ही डर पैदा कर देता है। कोमपल्ली नगर पालिका के 5वें, 9वें, 10वें, 12वें और 13वें वार्ड में कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि इन कॉलोनियों में करीब 500 कुत्ते घूमते हैं। ये ज्यादातर रात में हमला करते हैं। कुत्तों के बढ़ते हमलों की शिकायत अधिकारियों से की जा रही है। हालांकि अधिकारियों की शिकायत है कि प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए केवल कुछ ही लिया जाता है और इलाज किया जाता है और कॉलोनियों में वापस छोड़ दिया जाता है। नाचाराम पुलिस ने गुरुवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 किलोग्राम कंट्राबैंड गांजा और 52,000 रुपए तक के 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों की पहचान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी 27 वर्षीय, सुहाना बेगम 28 और सलाम फरार के रूप में हुई है। रचकुंडा आयुक्तालय के तहत नाचाराम पुलिस स्टेशन ने धारा 8C लगाया। आरोपी लोगों के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अबू बकर आसाम से हैदराबाद आया था और पिछले 6 साल से RDC कंपनी में एक कंक्रीट वाहन के चालक के रूप में काम कर रहा था, जबकि विधवा सुहाना असम के उसी गांव की मूल निवासी है जहां अबू बकर रहता है। हालांकि आरोपी की आपस में जान पहचान हो गई और उसने शादी करने का फैसला कर लिया। 2 महीने पहले सुहाना हैदराबाद आई और अबू बकर के साथ बाबा नगर नाचारम में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों के बिना दंपत्ति ने आसानी से पैसा कमाने के लिए गांजे की अवैध बिक्री में लिप्त हो गए। फरार आरोपी सलाम उनके गांव का मूल निवासी एक ड्रग पैडलर है और उन्हें गांजा सप्लाई करता था। इस हिसाब से सलाम ने 2 दिन पहले दंपत्ति को 3 किलो वर्जित गांजा पहुंचाया था। रचकुंडा साइबर अपराध अधिकारियों ने गुरुवार को नकली बीमा पॉलिसी एजेंटों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। जालसाजों ने बीमा पॉलिसियों पर भारी रिटर्न का झांसा देकर 72 वर्षीय एक व्यक्ति से 1.60 करोड़ रुपए की ठगी की है। मुर्शीद अंसारी 32, विकास सिंह 28, तरुण शर्मा 35, मनीष तंगर 34 और ललित कुमार 27 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी साइबर अपराध की धारा 551/2022 अपेक्षित अंतिम निर्णय से उत्पन्न के साथ गिरफ्तार किए गए थे। PS रचकोंडा को लगाया गया है। उनके कब्जे में 7 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, एक HP लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, एक SSD कार्ड, 8 ATM कार्ड, 4 बैंक पासबुक और कुछ अन्य मामलों से संबंधित दस्तावेजों के साथ 1,50,000 रुपए की शुद्ध नकदी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक व्यक्ति का फोन आया जिसने बीमा पॉलिसी एजेंट के रूप में काम किया और पीड़ित से भारी रिटर्न के लिए अधिक लोगों को नीतियों से परिचित कराने का अनुरोध किया। तदनुसार पीड़ित ने अपने 12 दोस्तों और परिवार के सदस्यों का बीमा कराया, जिसके बाद गिरोह ने पीड़ित को 2 करोड़, 5 करोड़ और 4 करोड़ रुपए की डीडी की गुलाबी तस्वीरें दिखाकर लालच दिया और 1.60 करोड़ रुपए वसूल किए। उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें 6 साल की अवधि के लिए 18% GST मिलेगा। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर विशेष टीमों ने गाजियाबाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया था। पुलिस की कार्यप्रणाली से खुलासा हुआ है कि आरोपी फर्जी कॉल सेंटर में काम करते थे और बीमा पॉलिसी धारकों से ठगी करना सीखते थे। बाद में उन्होंने ऐसा करने के लिए अपना खुद का कॉल सेंटर शुरू करने का फैसला किया और ATM और बैंकों के माध्यम से निकासी के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए टेलीकॉलर्स के रूप में 3 अन्य लोगों की भर्ती की। जालसाजों ने विक्रेताओं से बीमा पॉलिसी धारक का विवरण खरीदा और उनके सहयोगियों के माध्यम से सिम कार्ड और दूसरों के बैंक खाते भी खरीदे। उन्होंने मौजूदा पॉलिसियों पर अधिक रिटर्न पाने के झूठे वादों के साथ पॉलिसी धारकों से संपर्क करना शुरू किया और पूरे भारत से कई लोगों को धोखा दिया। नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या वेबसाइट पर मामला दर्ज करें। हैदराबाद शहर के वाहनों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पोस्ट कोविड अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों पर भरोसा कर रहे हैं। इसके कारण सभी सड़कों पर वाहनों की भीड़ लगी हुई है और यातायात की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। विशेषज्ञों की राय है कि वैकल्पिक सड़कों और चौराहों के विस्तार से ही समाधान खोजा जा सकता है।
हैदराबाद शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात है। मुख्य सड़क पर मामूली दुर्घटना होने पर भी वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। हाल ही में शहर में समस्या तब और बढ़ गई जब फॉर्मूला ई रेसिंग के लिए वाहनों को टैंक बॉन्ड क्षेत्र में रोक दिया गया था। ई रेसिंग खत्म होने के बाद भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई थी। महानगर में हर समय 50 लाख वाहन दौड़ते हैं। इसके अनुसार मुख्य सड़कों का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है, वैकल्पिक मार्गों पर ध्यान नहीं दे रहा है। कभी एलबी नगर और नागोल जंक्शन के पास ट्रैफिक की गंभीर समस्या हुआ करती थी। व्यापक सड़क विकास योजना के तहत 440 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है। इससे समस्या हल हो गई है। इसी तरह ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से माधापुर, गच्चीबौली और कोंडापुर जंक्शन पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि अन्य जगहों पर भी समाधान निकलने की संभावना है। सड़क एवं भवन विभाग ने खैरताबाद सर्कल की गंभीर यातायात समस्या के कारण मौजूदा खैरताबाद फ्लाईओवर के अलावा एक और पुल बनाने के लिए 6 साल से भी कम समय पहले प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव को इस आधार पर रोक दिया गया है कि इससे ASCII के एक हिस्से का नुकसान होगा। इसी तरह सोमाजीगुड़ा में मक्का से सटे निकलस रोड में एक लिंक रोड बनाने का फैसला किया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद भी यह प्रस्ताव अमल में नहीं आया। अधिकारी नागार्जुन सर्कल से जीवी के ताज कृष्णा रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स मासप टैंक से रायती बावली तक स्टील ब्रिज बनाने के लिए तैयार है। उस समय धन की कमी के कारण निर्माण कार्य को रोक दिया गया। हाल ही में शमशाबाद और मेहंदीपट्टनम के बीच अत्तापुर रोड पर यातायात बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विकल्प के तौर पर अत्तापुर पिल्लर नंबर 1, 2, 3 के पास PV एक्सप्रेस वे तक जाने के लिए रैंप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी परवाह नहीं की जा रही है। कुकड़पल्ली, एलबी नगर रोड और सिकंदराबाद हाईटेक सिटी रूट पर वाहनों का ट्रैफिक किस समय अधिक होता है? यातायात प्रतिबंध लागू होने पर वाहन कहां फंसेंगे? चाहे यू टर्न बंद हो या नए खुले, वाहनों का आवागमन कहां उपयोगी होगा? इसका आंकलन कर इसे नियमित किया जाना चाहिए। जैसे ही ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा होती है, पुलिस अधिकारी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें और समय समय पर ट्रैफिक प्रवाह की जांच करें। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तेजी से कदम उठाए जाए। बस स्टॉप पर ऑटो व अन्य निजी वाहनों को खड़ा नहीं करने के लिए कदम उठाए जाए। वाहन चालकों का कहना है कि अधिकारियों को समन्वय करना चाहिए ताकि आरटीसी बसें एक ही समय पर न आए। विशेषज्ञ बताते हैं कि इन सब का मुख्य कारण वैकल्पिक सड़कों का निर्माण नहीं होना है। यहाँ तक कि अगर कुछ की पहचान भले ही हो चुकी है तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। मंत्री KTR के ध्यान में महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शनों के विस्तार के लिए कदम उठाने की कई अपीलें हैं। श्री जगन्नाथ मठ सीताराम बाग में चल रही गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए सिटी विजन ने यह दस्तक दी। यह मारवाड़ी राजस्थानी धर्म प्रेमी समय समय पर धार्मिक आयोजन करते हैं। अक्सर हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। श्री 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 त्रिदंडी श्रीनिवास व्रतधर नारायण रामानुज जीयर स्वामी और उनके उत्तराधिकारी श्री अच्युत स्वामी जी के सानिध्य में अनुष्ठान होते हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता विक्रम सूर्यवंशी की यह रिपोर्ट। सिटी विजन के समस्त दर्शकों को विक्रम सूर्यवंशी का नमस्कार। आज मैं खड़ा हूं जगन्नाथ स्वामी मठ जो सीताराम बाग में है। यहाँ विभिन्न गतिविधियां चलती है और भक्तों ने, धर्मानुरागियों ने और दानदाताओं ने इसे सींचा है। यहाँ पर कई सारी सेवाएं और धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। पूज्य महाराज श्री 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 त्रिदंडी श्रीनिवास व्रतधर नारायण जीयर स्वामी के सानिध्य में आज हम उनसे बात करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए और विभिन्न सेवा कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी, सिटी विजन में आपका स्वागत है। जगन्नाथ मठ में क्या क्या गतिविधियां चलती है, क्या क्या कार्य चलते हैं? हमारे यहाँ जगन्नाथ की सेवा है, गौशाला है, वेद विद्यालय है, वृद्धाश्रम है
और तमाम सामाजिक सेवाएं करते रहते हैं। इसमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिलता है? थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग सब अपने बल पर करते हैं। अभी क्या क्या गतिविधियां हैं और अभी आगामी कार्यक्रम क्या है? अभी 108 कुंडीय यज्ञ और 108 भागवत का प्रोग्राम है जुलाई में। इससे पहले धनुर्मास भी बहुत धनुर्मास हो गया, बढ़िया ढंग से। हाँ धनुर्मास हो गया। अब जो है यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और ये जुलाई 20 से 27 तक है, उसमें हम सक्रिय हैं और सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आम जनों को और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है। सबसे पहले हम ये नेता जितने भी हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, इनकी जुबान बंद करनी है। ये अपने फायदे के लिए हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ाते हैं और अपना फ़ायदा निकाल करके और कुछ करते नहीं हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ये नेताओं की दुकानदारी बंद हो और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब मिल करके हम सब मिल करके एक हो करके काम करना है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारा नारा है। सिटी विजन से बात करने के लिए धन्यवाद।